પરેશ સરનું સેશન રહ્યા પછી જે આપણે એક પુલિંગનું સિસ્ટમ રાખીએ છીએ ક્વેશ્ચન આન્સરની, એ પણ રહેશે. તો હું તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ અત્યારે કે તમે તમારી ડિસિપ્લિન મેન્ટેન રાખજો, વિડીયો ઓપન રાખજો. અને હું હવે અમારા જે ટીમ મેમ્બર છે અશ્વિની મેડમ, એમને ઇન્વાઇટ કરીશ કે પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીને તમારી સાથે ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ કરી રહે. અશ્વિની મેડમ. Hello. Yes, Ashwini madam. Yes, yes. Welcome to Headway. Thank you so much, Ami. Yes, welcome, welcome, ma'am. दोनों डिवाइस के साउंड चालू है, दोनों डिवाइस के ऑडियो चालू है, एक के पीछे एक के बंद करने पड़ेंगे. इको आ रहा है उससे. हाँ. अभी आ रहा है? हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट. परेश सर स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस मैम, दिख रही है स्क्रीन. आप अभी मैम फुल स्क्रीन करो, आप फुल स्क्रीन करो मैम आप. हाँ फुल स्क्रीन. हाँ ठीक है. करेक्ट. Okay. Shall we start? यस या मैम, रेडी टू गो. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मेरा नाम अश्विनी शिंदे है. हम आज पर्सनालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं. पर्सनालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम एंड सर्विस एंड इंटेलिजेंस. आप सोचते होंगे पर्सनालिटी का मतलब क्या है. हमने काफी बार ग्रूमिंग के बारे में सुना है, हमने काफी बार ये कंसिडर किया है कि इस बंदे की पर्सनालिटी काफी अच्छी है. तो पर्सनालिटी एनहांसमेंट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें ये बिजनेस में आसानी होगी, या ये कहाँ इतना इम्पोर्टेंस रखता है. आज तक जहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है तो लोगों ने ग्रूमिंग पे इतना फोकस नहीं किया है. कॉर्पोरेट सेक्टर फोकस करते हैं पर हम नहीं करते. इसके बारे में कभी सोचा है कि पर्सनालिटी एनहांसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है. पहली बात तो पर्सनालिटी क्या है. पर्सनालिटी के एनहांसमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है. एनहांसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक बेटर वर्जन लाना. पर्सनालिटी मतलब जब हम कभी किसी बंदे को देखते हैं या किसी भी इंसान को हम जब मिलते हैं तो पहली बार जब हम उसे मिलते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि सी बन जाती है कि हम उस बारे में, उस बंदे के बारे में या उस लेडी के बारे में हम क्या सोचते हैं. आज हम जिस लेवल पे है, जिस इंडस्ट्री में है, हम रोज नए लोगों को मिलते हैं, रोज नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है, हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं. इतना वास्ट इंडस्ट्री है हमारा. बट जहाँ तक कि हम देखने जाएंगे एक लेवल के बाद हम काफी हद तक एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. मार्केट में देखने जाए तो दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं. एक तो है फैमिली रन बिजनेसेस, दूसरे हैं ब्रांड्स. हमने कभी सोचा है कि ब्रांड्स ग्रूमिंग पे इतना फोकस क्यों करते हैं. हम बोलते हैं ना कि ब्रांड्स कम है मार्केट में. अगर हम देखा जाए रेशियो अगर हम कंसिडर करें तो 90% फैमिली रन बिजनेसेस है, 10% सिर्फ हमारे ब्रांड्स है. बट फिर भी आज वो चेन होकर पूरी नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली ग्रो हो रहे हैं. उसकी वजह क्या है. छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम कंसिडर नहीं करते हैं बट वो एक्चुअली हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आज हम जिस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं ये ना ही सिर्फ हमारे बिजनेस को ग्रो होने में मदद करती है पर हमारे पर्सनल लाइफ में भी उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है. मैं आपको ये ट्रेनिंग एक्चुअली 2 हिस्सों में है. आज हम एक पोर्शन कवर करेंगे, कल हम एक पोर्शन कवर करेंगे. उसमें हम ये देखेंगे कि ये चीजें क्यों इसेंशियल है, पर्सनालिटी एनहांसमेंट एक्चुअली होता क्या है, ग्रूमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका हमारे बिजनेस में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकें.
हम आज जिस तरीके से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, या हम जिस तरीके से आज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम वेबिनार में हैं, उसका एक मोटिव है. आई थिंक somebody is raising hand, मिस्टर रुपेश भरवार. लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन वगैरह, अभी कंटिन्यू रखो ट्रेनिंग के बाद में. ओके फाइन. हम आज 360 डिग्री एनालिसिस में बात करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू. हम डेवलप हो रहे हैं. आज अगर हम कंसल्टिंग कंपनी में अप्रोच कर रहे हैं, आज हम कंसल्टिंग ले रहे हैं किसी से, आज अगर हम डेवलप होने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमको स्टेप बाय स्टेप डेवलप होना है. तो एनहांसमेंट जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है. सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो आपने अगर बाजीगर के काजल को देखा होगा, और अभी कुछ कुछ होता है कि काजल को देखा होगा, और दिलवाले के काजल को देखा होगा, तो काफी डिफरेंस है. पर्सनालिटी को क्या हुआ है, पहले वो थोड़ी सांवली थी, धीरे धीरे उन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट ले लेके अपने आप को एनहांस किया. मतलब क्या किया, अपना एक बेटर वर्जन तैयार किया. तो पर्सनालिटी जो है वो इंडिविजुअल के हिसाब से अपने आप में अपना एक बेटर वर्जन होता है. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप जाके कोई ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, ब्रांडेड ही चीजें इस्तेमाल करो, तब जाके आपका पर्सनालिटी बहुत एनहांस होगा. नहीं, सिंपल इंसान भी काफी अच्छे हद तक अपना पर्सनालिटी कैरी कर सकता है. उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका मैनर्स हो गया, आपका बात करने का तरीका हो गया, आपका देखने का तरीका हो गया, उठने का तरीका, बात जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसका एक तरीका हो गया. काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम अगर किसी चीज को बोलते हैं कि ये सही नहीं है, तो वो सही नहीं क्यों है, और अगर वो सही नहीं है तो सही क्या है. तो ये जो ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपका आपके सेल्स को लेकर किस तरीके से आपका अनुभव बढ़ सकता है. ना ही सिर्फ आपका, इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपके काम हो, काफी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके स्टाफ को आप ट्रेन करने में हेल्प कर सको. और हमको भी हमारा समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, बट इसका हमारा नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, और अगर हम इसे सुधारें तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट किस तरीके से हो सकता है. तो पर्सनालिटी एनहांसमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम आपका एक बेटर वर्जन तैयार करने की कोशिश करते हैं. पर्सनालिटी अपने आप में आपका खुद का एक अपडेटेड वर्जन होगा. हर बार हम कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं ना लाइफ में. पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर टीवी आया, उसके बाद एलईडी आया. हर बार हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं. तो जैसे ये फैमिली रन बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे थे, पहले वो अपने ट्रेंड से काम करते थे. अभी धीरे 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 क्या हो गया, एजुकेशन आया, साथ ही साथ लोग एजुकेटेड हो गए. लोग एजुकेटेड हो गए तो वास्ट मार्केट आया. वास्ट मार्केट आने की वजह से मोनोपोली खत्म हो गई. मोनोपोली का मतलब है कि अगर आपके पूरे एरिया में एक ही स्टोर है, तो बंदा कहीं और नहीं जाएगा, अब वो सिर्फ आप ही के पास आएगा, इसलिए आपको पता था कि आपका बिजनेस वहां पे श्योर है. अभी फिलहाल कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको एक बेटर वर्जन अगर बनाना है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस लाने बहुत जरूरी हो जाते हैं. तो इसमें आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है. आपका सर्विस जिस तरीके से आप सामने वाले को दे रहे हो, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपका अगर 100% कस्टमर है, मतलब जो कुछ भी आपका डेटा है, उसमें से पुराने वाले कस्टमर्स कितने टाइम से आपके साथ थे. कुछ उनमें से ऐसे होंगे जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे ब्रांड्स ट्राई किए होंगे और वहां पे उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा, इसलिए वो स्विच कर चुके हैं. तो हर बार अगर हम डेवलपिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, चेंजेस लाने के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले तो यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमको चेंजेस चाहिए. अगर हमको ग्रो करना है तो हर बार हमको एक अपडेशन चाहिए. तो जब तक हम उसमें अपडेशन नहीं लाएंगे, उसमें हमारा बेनिफिट नहीं मिलेगा. हम अगर एक ही ट्रेंड से चलेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये हमारा ऐसे ही था तो हम ऐसे ही चलेंगे, तो वैसा नहीं चलता है. कहीं ना कहीं आपको एज पर कस्टमर्स, एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, एज पर आपकी जो डिमांड है, क्योंकि अगर आप
नॉन मूविंग चीजें रखोगे या जो चीजें नहीं चल रही है मार्केट में या इससे बेटर कुछ आया है मार्केट में, अगर वो चल रहा है और अगर हम सिर्फ एक ही चीज पे अटके हैं तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो पर्सनालिटी एनहांसमेंट के साथ साथ हम जब सर्विस की बात करते हैं तो हम सर्विस लेवल में भी चेंजेस किस तरीके से ला सकते हैं वो देखेंगे, और ये सारी चीजें हम समझदारी के साथ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। इसलिए पर्सनालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम एंड सर्विस एंड इंटेलिजेंस, ऐसा ये पूरा एक पैकेज है जिसमें आपको ये एक पार्ट बाय पार्ट में आपको बहुत ही डिटेलिंग में समझाऊंगी। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, बट फिर भी जितना भी एलैबोरेट मैं कर पाऊं उतना एलैबोरेशन के साथ मैं आपको बता सकती हूँ। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम, किसी को हिंदी में इशू? इट्स ओके मैम, परफेक्ट। परफेक्ट, ओके। हम यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हैं, 2 पिक्चर्स है। हमारा ग्रूमिंग का टॉपिक था। ग्रूमिंग का मतलब क्या है? ग्रूमिंग का मतलब ये है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेबल हो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप टाई में ही प्रेजेंटेबल लगो, आप फॉर्मल्स में भी प्रेजेंटेबल लग सकते हो, बट फॉर्मल होने चाहिए, वो ऑफिशियल वेयर है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जो आपका परफेक्ट नजर आए, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर है, लाइट ब्लू कलर का शर्ट है, डार्क नेवी ब्लू कलर की टाई है, स्माइल पहना हुआ है, मतलब ही इज वेयरिंग अ स्माइल ऑन द फेस, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैंडशेक है। अगर हम देखें तो पहले पिक्चर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको अगर हम देखें तो वो बंदा स्माइल भी कर रहा है, उसका क्लीन शेव भी है और ट्रिम हेयर कट है, वार्म स्माइल है, उसमें कॉन्फिडेंस नजर आता है, फॉर्मल ड्रेस है, फर्म हैंडशेक है और करेक्ट बॉडी पोस्चर है। अगर मैं आपको हाय हेलो करती हूँ, मेरा हाय ऐसे होगा। अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रही हूँ, मैंने एकदम से हाय जो है वो प्रॉपर पोस्चर में नहीं किया, सिर्फ इतना सा ही दिया, जैसे कि मैं किसी को ऐसे ही फॉर्मली मिल रही हूँ, तो क्या आपको कंफर्टेबल लगेगा? नहीं। जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले को अपना कॉन्फिडेंस नजर भी आए। काफी बार हमने ये देखा होगा कि हाँ, एक सेल्स एक्सपीरियंस होता है हर एक की लाइफ में, आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो अचानक से आपके सामने आ जाता है, या फिर एक पोस्ट वाला बंदा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो हमें डोमिनेट कर रहा है। कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा कि कस्टमर हमको कुछ समझता ही नहीं है एज अ सेल्स पर्सन। आपने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा तो आपकी सेल्स स्टाफ को कभी ना कभी आपने देखा होगा ये चीज फेस करते हुए कि कस्टमर जो है वो अपने आप को तो राजा समझता ही है, फॉर अस कस्टमर इज अ किंग, बट काफी बार स्टाफ के साथ कस्टमर्स ठीक से बात नहीं करते हैं, काफी बार थोड़ा डोमिनेटेड फील करवाते हैं, तो उसकी वजह होती है। अगर सामने वाले के ऊपर एक इमेज ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ये बंदा जो है ये नॉलेजेबल नहीं है या ये बंदे की पर्सनालिटी मुझसे मैच नहीं करती है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से क्या होता है, आपका सेल्स थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है, शायद क्लोजर ना हो, शायद वही बंदा, वो जो कस्टमर है वो किसी और बंदे से कन्वर्ट हो जाए। काफी बार हमको ये करना पड़ता है कि वो बंदे को वहां से हटाना पड़ता है, किसी और को डालना पड़ता है जो कि कॉन्फिडेंट है, एक्सपीरियंस्ड है। तो मतलब ये है कि अगर हम अच्छी तरीके से ग्रूम्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, तो डेफिनेटली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी लोवर्ड नजर आए। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस है, अगर हम नॉलेजेबल है, हमारी पर्सनैलिटी बेटर है, हमको पता है कि हम वेल मैनर्ड है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो देखकर कस्टमर को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं किसी एक लेवल वाले बंदे से बात कर रहा हूँ और मुझे उससे सलीके से बात करनी चाहिए, मुझे उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ये काफी बार होता है, इट इज प्रैक्टिकल। सेल्स लाइन में ये अक्सर होते आया है, चाहे वो डायमंड का सेल्स रहे, चाहे वो गोल्ड का आपका हायर एंड वाला सेल रहे, चाहे वो बिग परचेसिंग रहे, अक्सर कोई ना कोई कस्टमर ऐसा होता ही है जो डोमिनेट करने के लिए आपके सामने आता ही है, और उस वक्त में ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं कम पड़ जाती है, तो आपको ये सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरा वाला जो पिक्चर है उसमें भी सेम है, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो एक बंदे पे फेस पे स्माइल है, दूसरा वाला थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है पर नर्वस है, पर फेस पे स्माइल नहीं है।
एक स्माइल होती है, जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम प्लेजेंटली एक स्माइल देते हैं। अगर आपके स्टोर में कोई आता है, आपका स्टाफ सामने खड़ा है, कस्टमर कर रहा है, बंदा नजर उठा के भी नहीं देखता है कि कौन आया, दरवाजा बज रहा है, दरवाजे की आवाज से कम हम आंखें उठाकर तो देख सकते हैं कि सामने कौन आया है, पर वो नहीं होता है। काफी बार ऐसा होता है कि अगर कस्टमर अंदर आते हैं, हमसे उनको देख लेते हैं और देख के सिर्फ स्माइल भी कर लेना, तो कस्टमर रुकने की भी तैयारी रखता है। आजकल कोई भी किसी के लिए भी रुकने के लिए रेडी नहीं होता है। हर एक को ऐसा लगता है कि हम जब जाएं तो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, प्रायोरिटी मिले। हम भी वही करते हैं ना। हम भी अगर किसी स्टोर में जाते हैं तो वहां पर अपने लिए सबसे पहले बेस्ट सेल्स पर्सन ढूंढते हैं। मैं अगर किसी साड़ी के स्टोर में जाऊंगी तो मैं अगर 10 स्टाफ है वहां पे, तो मैं सबसे पहले कहाँ देखूं? मैं सबसे पहले उस बंदे को देखूंगी जिसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। मैं वो देखूंगी कि उसकी डील सामने वाले के साथ कैसी चल रही है। थोड़ा एक्टिव सा बंदा होगा, थोड़ा फास्ट दिखाता होगा, थोड़ा उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, हंस खेल के बात कर रहा होगा, फेमिलियर एटमॉस्फेयर बनाता होगा। ये सारी चीजें आपकी ग्रूमिंग में आती है। ये सारी चीजें सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, बट आप आपकी तरह आपको खुद को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो सामने, ये सारी चीजें आपकी ग्रूमिंग में आती है। हमारी इंडस्ट्री लेडीज कस्टमर्स ज्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। तो अगर मैं एज अ लेडी अगर मैं किसी स्टोर में जाती हूँ तो मुझे एक ऐसा सेल्स पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं बातचीत कर पाऊँ, जो प्रेजेंटेबल भी लगे, और मैं मतलब मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हो। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम फैमिलीज के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे फैमिली मेंबर्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बाबा बात कर रही है, सेल्स चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं कुछ चीजें ऐसी भी बोलूंगी जो प्रैक्टिकली होती है, जो शायद आपको अच्छी लगे नहीं लगे, बट दैट इज अ फैक्ट। हमको उन सारी चीजों पे काम भी करना है, हमको दोनों साइड्स देखने हैं। हम पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, हम नेगेटिव साइड भी देखेंगे, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही भी कैसे करें वो भी हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रूमिंग फॉर मेन। नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि मेंस ने क्या करना चाहिए। प्रोफेशनल लुक रखना चाहिए। अभी प्रोफेशनल लुक कैसा, डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, गले में स्टेथोस्कोप होता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल में डॉक्टर होगा। अगर नर्स है, वो नर्स का अगर यूनिफॉर्म पहनती है तो पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल की नर्स है। हम सोचते हैं कि यूनिफॉर्म क्यों चाहिए, हमने यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, इतने सारे लोग यूनिफॉर्म्स में होते हैं, क्यों होते हैं? यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में एक ब्रांडिंग है। अगर मैं किसी एक स्टोर के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो स्टोर का यूनिफॉर्म ग्रे कलर का है और मैं एज अ कस्टमर कहीं खड़ी हूँ, मेरे सामने से ग्रे कलर के शर्ट्स में लोग जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, ये इस ब्रांड का बंदा है, मतलब ये यहाँ का यूनिफॉर्म है और ये यहाँ का स्टाफ है। क्या हो गया? वहीं पे आपकी मार्केटिंग हो जाती है, वहीं पे पता चल जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सबसे सस्ता और सबसे चीपेस्ट मार्केटिंग है। अक्सर हम मार्केटिंग में पैसे डालते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट यूनिफॉर्म जो होता है ना, यूनिफॉर्म अपने आप में ही एक ब्रांडिंग होता है, इसीलिए यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है। और वो जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म पहनने का जो तरीका, मतलब जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट आप देखो, उनका वो जो यूनिफॉर्म पहनने का तरीका होता है, प्रॉपर आयरन होता है, एक उसमें स्टाइल होता है, एक उसमें एक रेपुटेशन होता है। तो अगर हम किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं इन एन यूनिफॉर्म, वो एक प्राइड का मामला हो जाता है कि मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, या इस स्टोर के साथ काम कर रहा हूँ, या ये शॉप है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। वो एक प्राइड होता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो वहीं पे आपकी मार्केटिंग हो जाती है। इसीलिए हम कंपलसरी करते हैं कि यूनिफॉर्म आपको पहनना बहुत जरूरी है। ड्रेस फॉर द ऑडियंस। कभी ऐसे देखा है कि मस्त तैयार हुए हैं और आईने के सामने खड़े होकर हम बोल रहे हैं कि आज तू कितना अच्छा लग रहा है, आज तू कितनी अच्छी लग रही है? कभी किया है? नहीं ना।
हम जब कभी भी तैयार होते हैं वो हम लोगों के लिए तैयार होते हैं, ताकि हम 4 लोगों में तैयार होके अच्छे से दिखे। आपके नवरात्रि में भी वही होता होगा, सब अपने बेस्ट अटायर में आते हैं। क्यों? नवरात्रि में नवरात्रि के जो कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो हम पहन के जाते हैं ताकि हमको लोग देखें और हमारी प्रशंसा करें। एवरीबडी लाइक्स टू बी अपलॉज, मतलब हर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे तारीफें मिलनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मिलनी चाहिए। इसीलिए वो अपनी तरीके से ड्रेस होते हैं और लोगों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी भी फॉर्मल्स भी आप पहनते हो तो इस तरीके से पहनो कि सामने वाले के ऊपर आपकी एक छवि आ जाए, एक इमेज दिमाग में छप जाए अच्छी तरीके से। मेक श्योर योर क्लोथ्स आर प्रेस्ड। अगर आप कंपेयर करोगे एक प्रेस किए हुए कपड़े को और एक ऐसा बंदा जिसने प्रेस कपड़े नहीं पहने हैं, तो डेफिनेटली आपको वो डिफरेंस नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रेस कपड़े किए हुए बंदा है वो उससे अच्छा लग रहा है। शर्ट्स विद सिंपल कॉलर एंड कप्स। अभी जैसे हमने देखा फॉर्मल्स जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, लाइट कलर्ड होते हैं, फुल कप्स के होते हैं, मल्टीपल कलर्स नहीं होते बहुत ज्यादा। काफी कम बार ऐसा होता है कि जो कप्स होते हैं वो व्हाइट में होते हैं और कॉलर भी व्हाइट में होता है और प्लेन शर्ट होता है, तो इट एक्चुअली लुक्स ड्रेसी, काफी स्मार्ट लगता है। तो उस तरीके का भी फॉर्मल आप पहन सकते हो। ये सिर्फ ओनर्स ही नहीं, तो मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि जब भी हम अपनी पर्सनालिटी एनहेंसमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सीखते किससे हैं, हम जिनको देखते हैं, जिनको आइडियलाइज करते हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। अगर आपके स्टाफ है, अगर आप किसी को पसंद करते हो लाइफ में एज एन आइडल, तो आप कोशिश करोगे कि आप उन्हीं की तरह दिखने की कोशिश करो या अच्छे लगो। इसलिए हम किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी को पसंद करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम पे सूट करता है वही हमें पहन। फॉर्मल वॉच चाहिए, वो आपका जो फास्ट ट्रैक का आता है या फिर आपका जो क्या वो मैकेनिज्म वाले वॉचेस आते हैं, वो सारे नहीं चलते हैं। आपको फॉर्मल ही वॉच पहनना पड़ता है। कीप योर हेयर नीट एंड ट्रिम्ड। बाल लंबे लंबे जो रखते हैं, पोनीटेल्स रखते हैं, वो नहीं चलेगा। काफी बार मैंने देखा है, काफी लोगों के बाल ऐसे सामने सामने आते हैं, स्पेशली सेल्स पर्सन, वो खड़े भी रहते हैं तो ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं। तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि उनको बताना पड़ेगा कि हेयर नीट ट्रिम रखना चाहिए। यूज माइल्ड फ्रेग्रेंसेस, कल के भी हमारी ट्रेनिंग में सारी चीजें हुई थी। बट मेरा कहना है कि हमारा जो ग्रूमिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे हमारी इमेज में क्या पॉजिटिविटी आती है, क्या चेंजेस आती है, ये हमने ग्रूमिंग के इस पर्टिकुलर सेक्शन में सीखा। टाई शुड बी कंजर्वेटिव एंड रीच द मिडल ऑफ योर बेल्ट बकल। जो टाई की लेंथ होती है, अगर किसी भी स्टोर के यूनिफॉर्म में टाई है तो उसका जो लेंथ है वो आपके बकल के बराबर होना चाहिए, ना कि उसके नीचे। दूसरा है लेस अप योर शूज इक्वली ब्लैक विद अ सूट। अगर आप सूट पहनते हो या कोई भी फॉर्मल पहनते हो तो उसके साथ मैचिंग आपके शूज होने चाहिए। ज्यादातर फॉर्मल्स में कंसिडर किया जाता है कि वो जो लेस वाले होते हैं, दैट इज एन आइडियल शूज फॉर फॉर्मल्स। बट अभी फिलहाल काफी सारे मॉडर्न निकले हैं शूज जिसमें लेसेस नहीं आते हैं, तो दैट इज जस्ट अ स्लिपिंग, वो भी शूज आप पहन सकते हो। हेयर यूजुअली पार्टेड टू वन साइड, नॉट रीचिंग टॉप ऑफ योर शर्ट कॉलर। बालों को इस तरीके से कट करना है कि आपके जो शर्ट के कॉलर है उसके नीचे नहीं आए, उसके ऊपर ही रहे, ट्रिम्ड रहे, काफी नीट एंड क्लीन रहे। ये नॉर्मल है लड़कियों के लिए। जो अगर आपके पास फीमेल स्टाफ है तो मेकअप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ब्रांडेड ही इस्तेमाल कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा मेकअप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा मेकअप वेयर कीजिए। आपको जो सूट करे, आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। जब कभी भी आप किसी को मिलो तो फ्रेश फील होना चाहिए। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टोर में जाती हूँ सुबह सुबह, अगर मैं फर्स्ट कस्टमर हूँ तो जो बंदा मुझे फर्स्ट ग्रीट करता है वो मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात करेगा, इतनी अच्छी तरीके से सेल करेगा, इतना अच्छा सेल मस्त करके मुझे हैप्पी करके बाय करके, आई विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन। क्यों? वो मेरा दिन का पहला दिन है और मतलब पहला कस्टमर होगा मैं उसकी, और
ऐसा भी हुआ होगा कि बंदे का दिन बहुत अच्छे तरीके से चला है, इसलिए उसने हैप्पीली मुझे अटेंड किया है। बट सोचो अगर किसी के घर पे झगड़ा हुआ हो, किसी की बीवी ने सुबह सुबह किचकिच की है, गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है और घर में सिलेंडर ही नहीं है और बंदा सोच रहा है कि क्या करना है और उसमें झगड़े वगड़े हो गए होंगे और वो काम पे आया है, क्या होगा? मेंटली डिससेटिस्फाइड है, इसीलिए काम में मन भी नहीं रहेगा, इसीलिए एनर्जी लेवल भी उतनी नहीं रहेगी और इसीलिए चेहरा भी फ्रेश नहीं रहेगा। तो ग्रूमिंग अगर उतना फ्रेश नहीं है, प्लेजेंट फील नहीं करेंगे, कस्टमर जो पहले आएंगे वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे इफेक्ट किस पे पड़ता है? उससे इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जितने भी जो कुछ भी है, वो दुकान के बाहर रहे और दुकान के अंदर बंदा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। ग्रूमिंग सेल्फ मोटिवेशन भी होता है। आप कभी ट्राई कीजिए, अगर आपका मूड बहुत ही ऑफ है, बहुत ही ऑफ है, मतलब अब आपको ऐसा लगता है कि बस अभी अभी कुछ नहीं, अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही डाउन हो चुके हैं, सिर्फ एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस लेना है, परफ्यूम लेना है या डिओ लेना है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, वो सिर्फ अपने आप पे इतना डालो, एक 5 मिनट के लिए थोड़ा उसको फील करो, आप देखिए आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से निकल जाए। ये जो फ्रेग्रेंसेस है ये अक्सर आपका स्ट्रेस भगाने के काम आता है। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, इट इज प्रैक्टिस्ड एंड इट एक्चुअली वर्क्स। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअल में काम करता है। सिर्फ बॉडी का जो ऑर्डर होता है वही नहीं जाता है, बट आपको मोटिवेटेड भी फील करवाता है। लेडीज की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कल भी सुनीता ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, बट आइडियली देखा जाए तो एक अच्छा जो अटायर होता है उसमें आपके बाल जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। ऑयल लगाना है नहीं लगाना है दैट इज ऑल अप टू यू। सिर्फ इतना है कि बाल निकले नहीं कस्टमर के सामने, आप वो 10 बार ऐसे नहीं करो ताकि वो अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। काफी बार इस जेस्चर से ऐसा होता है कि कस्टमर को एक गलत वाइब भी चली जाती है, उसका एक गलत इम्पैक्ट भी होता है। इसीलिए हमको वो जो बाल है या साड़ी है, यूनिफॉर्म है, वो अच्छी तरीके से अपनी अपनी जगह पे पिन अप करके या अच्छी तरीके से ड्रेस्ड होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमको लेडी की सेफ्टी भी चाहिए, प्लस हमको प्रेजेंटेबल भी दिखना है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वुमेन, ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लीनली नीटली शेप्ड नेल्स, काफी बार हम ज्वेलरी पहन के दिखाते हैं, हाथ में लेके दिखाते हैं, हैंडल करते हैं, हम जिस तरीके से उसको रखते भी लगने चाहिए, मतलब हाथ जो है वो आपको अच्छे दिखने चाहिए, दिखने के लिए। अक्सर हम बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। सेम वे अगर हम कोई चीज बेचना भी चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको डिस्प्ले करते हैं। अच्छी तरीके से डिस्प्ले करने के बाद आपका मेजर ऑडियंस होता है वो जो देखता है, शायद ऐसे भी हो कि उसमें से इमीडिएटली देख के कोई एक चीज आपकी सेल भी हो जाए। हम अक्सर डिस्प्ले उसी चीज के लिए करते हैं। तो ग्रूमिंग भी क्या है? ग्रूमिंग अपना ही डिस्प्ले है। अगर मुझे किसी को कन्विंस करना है, अगर कस्टमर आते हैं तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल। मैं जब तक प्रेजेंटेबल नहीं रहूंगी मेरा काम वहां पे नहीं होता है। रिटेल का अगर आप देखो लॉ, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। अगर हम बेसिक देखें तो एक लेडी कस्टमर को एक जेंट्स कस्टमर बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, एक जेंट्स कस्टमर को एक लेडी कस्टमर लेडी स्टाफ बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्यों? वो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। आप एक दूसरे को समझ ही जाते हो कि वो बंदे को क्या चाहिए। इट हैपेंस बाय डिफॉल्ट। और अच्छे दिखने वाले लोगों को ही हम रिटेल में क्यों लेते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंटेबल रहते हैं। हम लुक्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि 50% आपका सेल वहीं पे हो जा रहा है। सिर्फ 50% आपको वहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो बंदे को आपका प्रोडक्ट समझ में भी आए और वो वहां पे आपका बिजनेस भी हो। रिक्रूटमेंट के टाइम पे काफी बार हम यही देखते हैं कि प्रेजेंटेबल बंदा हो, अच्छी लैंग्वेज में बात करता हो, अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो, इसीलिए हम उसकी रिक्रूटमेंट भी करते हैं।
तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पर्सनालिटी देखने के बाद ही हम किसी न किसी को रिक्रूट करते हैं, तो हमको वो चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ग्रूमिंग एक्चुअली है क्या और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो मैक्सिमम पब्लिक, अगर आप देखोगे एयर हॉस्टेसेस दिखने में बहुत ही प्रिटी होती है, वेल मेंटेन्ड होती है, वेल बिहेव्ड होती है, इसीलिए एयरलाइंस काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं, प्लस उसके साथ आपको सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिलती है ना। वो एक तरीके का सर्विस लेवल हुआ। हम भी एक सर्विस इंडस्ट्री में ही है, हम भी सर्विस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद अगर हमने ये सारी चीजें फॉलो नहीं की तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। अपने आप का बेटर वर्जन करना है तो उसमें आपको मेकअप भी आता है, लाइट स्किन टोन भी आता है, और हमको जो सूट करेगा उस हिसाब से हमको चलना है। मेकअप में आई लैशेस नहीं चलेंगे, जो कि वो फॉल्स होते हैं वो लगाते हैं, लेंसेज वगैरह अगर कोई पहनता है तो वो नहीं चलेगा। नेचुरल स्किन टोन को जो सूट करेगा वही आपको करना है। आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सामने वाले को पता चल रहा है कि आपने मेकअप किया हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सर्विस इंडस्ट्री का, हमारे रिटेल का सबसे 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 इम्पोर्टेंट और मेजर फैक्टर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आज जो हम इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वेबिनार में, इतने सारे लोग हैं, अबाव 100, अबाव 150, whatever it is, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बट आई एम कम्युनिकेटिंग टू मेनी ऑफ द पीपल। काफी लोगों से मैं बात कर रही हूँ एक ही वक्त पे। ये क्या हुआ? ओरल कम्युनिकेशन। जो हम मेल में टाइप करते हैं, मैसेज में टाइप करते हैं, ये सब क्या हुआ? हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अगर दो लोग आमने सामने बैठे हैं या फिजिकली कहीं पे खड़े हैं, स्टोरी टेलिंग चल रही है, इट इज वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो अगर हम देखें कम्युनिकेशन के 4 हिस्से हैं। फिजिकल कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज है, दैट्स अ 5th पार्ट ऑफ इट, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसको सबसे लास्ट पे लूंगी। बट फर्स्ट बेसिक अगर हम समझे तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कन्वर्सेशन और स्टोरी टेलिंग होती है। रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल्स आएंगे, सोशल मीडिया लेटर्स आएंगे। ओरल कम्युनिकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आएगी, वॉइस चैट्स आएगा। डिपेंड्स ऑन स्पीड, वॉल्यूम, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उस लैंग्वेज में बात करें जो सामने वाले को समझ में आए, है ना। अगर मैं ऐसी कोई लैंग्वेज में बात करूं जो आपको समझ में ही नहीं आए तो वो कम्युनिकेशन में कोई मतलब बनता है? नहीं। काफी लोगों को आदत होती है एकदम से फास्ट बोलने की, बहुत ही फास्ट बोल जाते हैं। सामने वाले को वापस पूछना पड़ता है, हाँ क्या बोला, क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप ये नहीं समझ रहे कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाले बंदे को कुछ समझ में नहीं आया है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हम कस्टमर से भी बात करते हैं तो हमको एक पेस रखना पड़ता है, एक स्पीड रखनी पड़ती है कि हम जब कस्टमर को कोई भी चीज समझाते हैं, समझाने के बाद वो कस्टमर के दिमाग में गया भी है या नहीं, या फिर हम सिर्फ 100 पीसेस दिखाएंगे, 150 पीसेस दिखाएंगे और उसके बाद में कस्टमर बोलेगा सॉरी मेरे को कुछ पसंद नहीं आया। क्या हुआ? प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ये प्रॉब्लम नहीं था, स्टाफ की बातें समझ में नहीं आई, कहीं ना कहीं वो क्लिक ही नहीं हुआ। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम रैपो बिल्ट अप करते हैं, हम एक तरीके का लिंक क्रिएट करते हैं दो लोगों के बीच में या कस्टमर और कंपनी के बीच में। जब आपके कंपनी के फ्लोर पे एक स्टाफ खड़े रहते हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहा है, तो ही इज द फेस ऑफ योर कंपनी। वो कंपनी से बात कर रहा है, ना कि कोई इंडिविजुअल बंदे से बात कर रहा है। तो जब आप फेस ऑफ द कंपनी हो, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन में स्पीच का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जो क्लियर हो। वॉल्यूम का आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका पिच का मतलब होता है हाई पिच में बात करना, लो पिच में बात करना। काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने काफी बार ऐसे देखा है कि कोई कैश काउंटर पे बैठता है और जोर से आवाज आए, ए देख रहे क्या चाहिए,
ऐसा नहीं होता है ना। काफी बार मैंने देखा है कि हम ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, मतलब अगर मैं वेटिंग पे कस्टमर बैठी हूँ सोफे पे, मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा टर्न कब आए, और वहां पे लोग एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे हैं फ्लोर पे, एक दूसरे से बात कर रहे चिल्ला के। काफी बार ऐसा भी होता है कि किसी एक फैमिली के साथ किसी का कम्युनिकेशन हो रहा, बहुत जोर जोर से हंस हंस के खेल खेल के बात चल रही है, तो हमारा पूरा ध्यान उस तरफ चले जाता है, वहां पे हमारा अटेंशन ड्रैग हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, वॉल्यूम बढ़ा तो ध्यान गया, बराबर है। हंस खेल के कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग, इट इज अ गुड थिंग। बट अगर झगड़ा हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया है, ध्यान वहां पे जा रहा है, तो वो आपके 5 कस्टमर खराब कर रहे हैं। अगर उस वजह से किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपका रेपुटेशन भी वहां पे खराब हो जाता है। अगर आप खुद भी कैश काउंटर पे खड़े रह के चिल्ला रहे हो किसी पे, तो वो भी एक गलत है। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सेल्स, when it comes in real life, when it comes to professionalism, when it comes to business. अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो वो कोई भी बिजनेस रिलेशन खराब कर सकता है। अगर हम अपनी बात सही तरीके से सामने वाले को नहीं समझा पाए, हमारी लैंग्वेज भी अगर थोड़ी भी बिगड़ी, तो भी वहां पे हमारा सेल्स खराब हो सकता है, साथ ही साथ हमारी इमेज खराब हो सकती है। तो हमको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं, हम किस टोन में बात कर रहे हैं। अगर हम स्टाफ से भी बात कर रहे हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हर बंदे की अपनी वैल्यू होती है। जब कभी भी हम अपने स्टाफ से बात करते हैं तो हमको उसका एक लेवल का रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, ताकि वो हर्ट ना हो, बट साथ ही साथ हमको उसकी गलती भी रियलाइज करानी पड़ती है। मैंने तो काफी बार ऐसा देखा है कि स्पेशली ओनर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं, जो फ्लोर पे होते हैं, वो फ्लोर पे ही चिल्लाना चालू कर देते हैं। तुझे नहीं समझ में आता है क्या, ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें है ना, ये फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए। ये चीजें एक बंद कमरे में होनी चाहिए, जहाँ पे आपका कैबिन हो या बैक ऑफिस हो, वहां पे जाके आपको उनसे बात करनी चाहिए। ये भी एक तरीका हुआ कम्युनिकेट करने का। मतलब वहां पे एक इमेज बन जाती है बंदे की कि यार मेरा ओनर है, कितना अच्छा है, डाटा भी तो 4 लोगों के सामने नहीं डाटा है, कहीं ना कहीं मेरी एक इज्जत रखी है, मतलब मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जत नहीं होना पड़ा, 4 लोग मुझ पर हंसे नहीं। हर किसी को भी बुरा लगता है कि अगर मुझे कोई डांटे और कोई वहां से मुझे देख के स्माइल करे। लोग आपस में मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं आज कुछ अच्छा दिखाने जाऊं तो लोग पहले मुझे बोलेंगे तेरी उंगली देख। लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि मैं क्या पॉजिटिव दिखा रही हूँ, लोग पहले नेगेटिव देखेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारी टेंडेंसी है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि अगर कुछ अच्छा होता है ना तो उसकी तारीफ हम बहुत बाद में करते हैं, सबसे पहले उसका ना माइनस पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा हुआ कि हम किसी नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के हम वहां पे अपने कम्युनिकेशन में एक दरार लाते हैं, खुद ब खुद ही अनजाने में चीजें हो जाती है। हमको ऐसा लगता है कि उस वक्त में अगर मैं डांट दूंगा या डांट दूंगी तो वो चीजें वहीं पे खत्म हो जाएगी, पर वैसा नहीं होता है। आपको समझाना पड़ता है। आप डांटो भी ना तो भी 4 लोगों के सामने मत डांटो, आपको वो बंदे को बाजू में ले जाके उसको समझाना पड़ेगा कि वो क्यों है। आज अगर मैंने आपको ये टॉपिक बताया नहीं होता, इसमें मैं आपको अगर ये नहीं बताती कि ये क्यों एसेंशियल है, तो शायद आप ये समझते कि यार ये क्या बात कर रही है, ये सारी चीजें तो हमको पता है, ये सारी नॉर्मल हमारे रोजाना जिंदगी की ही चीजें हैं, पर हमने समझा नहीं है। अगर अगर हमको मालूम भी है तो हम उसको फॉलो नहीं करते। आई कैन गारंटी इसमें से हार्डली 50-60% हम फॉलो करते होंगे। 60-70% से ऊपर जितना भी है उसको हमने एक नाम देके रखा है, गुस्सा। जब भी गुस्सा आता है तब हम इस तरीके से बिहेव कर लेते हैं, उस वक्त में हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बट सेल्स, रिटेल, कोई भी लाइन हो, कोई भी, सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात नहीं करती, यहाँ पे बर्फ रखना पड़ता है और यहाँ पे शक्कर रखना पड़ता है, ताकि हम हर एक सिचुएशन में बिजनेस जनरेट करें। अल्टीमेटली हमारा गोल है पैसा बनाना। हमको पैसा बनाना है, वो किस तरीके से बनाना है। पहले लोगों के पास चॉइस नहीं था, अभी चॉइस है। हमको हमारे में चेंजेस लाने हैं, सर्विस लेवल में चेंजेस लाने हैं,
एक कस्टमर हमसे एक्सपीरियंस लेके जो जाता है, वो कस्टमर जब कभी भी वापस परचेसिंग के बारे में सोचेगा तो वो आप ही के पास आएगा। इस तरीके का एक्सपीरियंस उनको देंगे, सिर्फ परचेसिंग करने वाले कस्टमर को नहीं, तो नॉन परचेसिंग करने वाले कस्टमर्स को भी हमको वही करना पड़ेगा। मैंने शुरू में बात बताई थी 90% फैमिली रन बिजनेस है, 10% ब्रांड है, वो क्यों ग्रो कर रहे हैं। 90% अगर हमारा रेशियो है फैमिली रन बिजनेस का, और अगर हम चेन नहीं बन पाए हैं, उसकी वजह है कि हमने चेंजेस लाने के लिए कभी हमारी मेंटालिटी रेडी नहीं की थी, पहली बात। दूसरी बात, लैक ऑफ एजुकेशन, उस वक्त में हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात ये है कि अभी मतलब हम चेंजेस भी करना चाहे तो एक कल्चर बन चुका है, वो कल्चर बन चुका है कि ये चीज ऐसी ही थी, हमने इतने सालों से ये ऐसी ही की है, ये आगे भी जाके ऐसी ही होगी। पर अगर हमने इन चीजों को नहीं बदला तो हम ग्रो कैसे करेंगे, क्योंकि दुनिया तो बदल रही है, कस्टमर भी बदल रहे हैं, देखने का नजरिया भी चेंज हो रहा है। अगर हमने वर्क कल्चर नहीं चेंज किया तो हम किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। तो फैमिली रन बिजनेसेस जो 90% का शेयर लेके बैठे हैं मार्केट में, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी वजह है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कोई भी ट्रेनिंग दो, कोई भी टॉपिक पकड़ो, उनके पास ऑलरेडी मटेरियल होता है डिस्कशन के लिए, हम मना नहीं कर रहे, बट आपको अपग्रेड भी होना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में अगर कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, वो तो है मेरे पास, बट अगर मुझे उसके ऊपर अपडेटेड वर्जन आ रहा है तो अपडेट होने में क्या प्रॉब्लम है। चेंजेस को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे में चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस नहीं आएंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, हमको ग्रो होना है। बिजनेस बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत फैंटास्टिक है, लोगों के पास पैसा भी पड़ा हुआ है, बट सिर्फ इतना है कि हमको जितना चाहिए उतना नहीं लेना है, हमको वहां से थोड़ा सा स्ट्रेच करके हमारे लिए अपना रास्ता बना के बिजनेस जनरेट करना है, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अगर हम देखें, लॉयल कस्टमर्स जो है आपके पास रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 75 to 80%। उनमें से समझ लीजिए कि 10 से 15% जो है वो कस्टमर वो किसी और ज्वेलर के पास भी जाते हैं। तो क्या हो गया, साल में अगर कोई बंदा 3 बार परचेसिंग कर रहा है, उसमें से अगर वो सिर्फ एक ही बार आपके पास आ रहा है और बाकी के दो बार वो किसी और के पास जाके बिजनेस कर रहा है, तो वो आपका लॉयल कस्टमर नहीं रहा। आपने उसको चॉइस दिया कि वो चेंज हो जाए वहां पे, क्यों आपको ऐसा लगा कि वो कस्टमर कहीं जाएगा ही नहीं, हम जैसे बोलेंगे हम बोलेंगे वैसे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको आपके स्टाफ को भी सिखाना पड़ेगा। आपसे आपके सामने अगर कोई स्टाफ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी अगर हम ये समझे कि हमको ज्वेलरी का इतना नॉलेज है, हम हमारा नॉलेज नहीं बांटेंगे तो कुछ मतलब बनता है, हम ग्रो करेंगे नहीं। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। अगर किसी स्टोर मैनेजर को एक पोस्ट दी जाए और अगर वो अपने टीम तक अपना नॉलेज नहीं दे पाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है एक्सपीरियंस का। वो एक्सपीरियंस जो उसने जमा किया वो सिर्फ अपने लिए किया है। कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें भी आती है। अगर मैं अपना नॉलेज अगर मैं पास ऑन नहीं कर पाऊँ, अगर मैं किसी को सिखा नहीं पाऊँ, अगर मुझे जो पता है वो अगर मैं शब्दों में ढाल के आप तक नहीं पहुंचा पाऊँ, तो क्या मतलब बनता है उस नॉलेज का। तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सबसे मजेदार सब्जेक्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे हमें लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम इशारों से बात करते हैं। अगर समझो हम कहीं पे बैठे हैं और अगर हम सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम इशारे करते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसे इशारे करेंगे कि सामने वाले को समझ में आएगा। बट क्या करें, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को इशारे कर रहे हैं, अगर उसको समझ ही नहीं आया तो कुछ मतलब बनता है इशारे का? नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको ये सीखना पड़ेगा कि हमने किन तरीकों के एक्शंस करने की वजह से सामने वाले को वो समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं।
आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा काफी बार, जब आप सेल्स करते होंगे, आप किसी से बात करते होंगे, फैमिली रिलेशंस में जब हम काफी सारे लोगों के बीच में बैठे हुए होते हैं, अपने फैमिली मेंबर को कुछ तो बताना पड़ता है, तो उस वक्त में हम इशारों में बात करते हैं, हम सीधे सीधे बात नहीं करते। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं क्या है बताओ ना, चार लोगों के सामने जो छुपाना का चीज होता है वो एकदम से हम बता देते हैं। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारे रिटेल इंडस्ट्री में या हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दो लोग वहां पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर बंदे को ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही है और उसने सिर्फ आई टू आई कॉन्टेक्ट कर लिया है सामने वाले के पास और बता दिया कि तू यहाँ पे आ जा, मतलब जब इशारा करता है कि प्लीज कम हियर, तो समझ में आ जाता है कि वो बंदे को यहाँ पे आना है और यहाँ पे रीडिंग सिर्फ कस्टमर आपस से भी आपको रीडिंग आनी चाहिए होता है, उनको लोगों को देखने का, लोगों को देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से बिजनेस लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली इतने सारे लोगों को मिलते होंगे, तो देख के इंसान पहचान जाता है कि ये बंदा क्या है, परचेसिंग करने वाला है, नहीं करने वाला है, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो कम्युनिकेशन जो होता है इशारों का, वो भी एक सलीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर को भी पता नहीं चले कि हमारा क्या चल रहा है और ये चीजें बहुत ही आसानी से हो जाए, बिना कस्टमर को पता चले, बिना उनको ऐसा लगे कि हमारे बारे में कुछ बातें हो रही है। फिजिकल कम्युनिकेशन विच इज बॉडी लैंग्वेज। काफी बार आप लोगों ने सुना होगा बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे कुछ सही नहीं लगी, वो बंदा मुझे कुछ गलत लगा, वो लड़की मुझे कुछ सही नहीं लगी। ये सारी जो चीजें ये क्यों आती है? ये बॉडी लैंग्वेज की वजह से आती है। जिस तरीके से हम खड़े रहते हैं, जिस तरीके से हम बैठते हैं, जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये पूरा बॉडी लैंग्वेज में आता है। ओवरऑल परसेंटेज अगर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 35% है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है जिसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, अगर मैं खुश हूँ तो मेरे चेहरे पर स्माइल होगी, अगर मैं नर्वस हूँ तो मैं स्माइल भूल जाऊंगी, अगर मुझे गुस्सा आया है तो मेरी आंखें बड़ी हो जाएंगी, अगर मुझे कहीं कुछ देखना है या मुझे सवाल करना है तो मेरी जो आईब्रोज है वो ऊपर चली जाएंगी, पूछना है मुझे कि वो क्या क्या चल रहा है। टोन ऑफ वॉइस, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो एक टोन होता है बात करने का, वो अब हम आगे भी सीखेंगे उस बारे में। मूवमेंट, आप किस तरीके से खड़े हो, आप कितना मूव कर रहे हो, आपका बॉडी किस तरीके से आपने कैरी किया है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कस्टमर के सामने, आपका प्रेजेंटेशन कैसे, जैसे अभी मैं हाथ हिला रही हूँ, राइट, अगर मैं इस पोजीशन में हूँ तो इसका भी एक मतलब होता है, अगर मैं इस तरीके से पूरे हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ तो इसका भी एक मतलब होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जब मैं आपको पूरी तरीके से कोई नॉलेज दे रही हूँ तब भी एक पर्टिकुलर जेस्चर होता है, वो हम आगे भी सीखेंगे। बट हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन से पॉइंट्स आते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। अगर मुझे किसी को मतलब अगर मैं छोटी बच्ची को देखती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा, कितनी इनोसेंट है, कितनी अच्छी है ना, कितना प्यारा बच्चा है, वो क्या हो गया, एक अपीयरेंस हुआ, है ना। अगर मुझे ऐसा लगा कि बाबा कोई टॉम बॉय टाइप लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, अरे थोड़ा सा मॉडर्न लड़की है, फास्ट फॉरवर्ड है, हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं बिना वो इंसान को जाने, बिना बात किए। तो हम वहां पे एक अपना अपीयरेंस की वजह से एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि हम सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद में आपका आता है आई टू आई कॉन्टेक्ट। अगर मैं किसी के घर पे जाती हूँ, मैं ज्यादातर मैं करके बात करती हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बाकी के स्टोरीज नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे एग्जांपल्स बता रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसकी वजह से आपको वो आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओ। अगर मैं आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप सामने बैठे हो और मैं यहीं पे देख के बात कर रही हूँ, मतलब
तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको नहीं सुनना चाहती, या मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको ध्यान दे के सुन रही हूँ, अगर मुझे सही में कुछ सीखना है, अगर मैं सही में कुछ जानना चाहती हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान आपके पास होगा, आपकी आंखों पे होगा, और आई टू आई कॉन्टैक्ट की वजह से आपको भी समझ में आएगा कि मैं आपके पास पूरा फोकस करके आपसे बात कर रही हूँ। जेस्चर्स और पोस्चर। जेस्चर्स एक तरीके का लैंग्वेज ही होता है जो कि आपकी बॉडी के मूवमेंट से आएगा, और आपको पता चलेगा या आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे कि जेस्चर क्या होता है। पोस्चर मतलब आप किस तरीके से बैठे हो, आपका बॉडी जो है वो किस तरीके से आप कैरी कर रहे हो, आप सीधे बैठे हो, आपके शोल्डर स्ट्रेट है, आप सीधे तरीके से खड़े हो या नहीं, ये सारी चीजें आपको आगे मैं बताऊंगी। Forms of non-verbal communication: eye to eye contact, facial expression, posture, haptics or touch, gestures and personal space. ये 6 टॉपिक्स है। आई टू आई कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपके पास देखूं नहीं, अगर मैं बात कर रही हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन चल रहा है मेरा, और मैंने आपके पास ध्यान ही नहीं दिया, मैंने आपको देखा ही नहीं, तो आपको इग्नोरेंस फील होगा। अगर मैं कहीं और देख रही हूँ तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट अगर मेरा आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, सेल्स के टाइम पे हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी भी सेल्स के प्रोसीजर के टाइम पे किसी कस्टमर के साथ हम आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम कॉन्फिडेंट है, हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में सही बात कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से कस्टमर को ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर को सच्चाई बता रहे हैं। अगर मैंने आंखें चुराते चुराते बात की तो उसका मतलब क्या हुआ? एक तो मैं गलत सिग्नल दे रही हूँ, या तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। दो चीजें। आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत मजेदार चीज है। अगर मैंने आई टू आई कॉन्टैक्ट में जरा भी गड़बड़ी की तो मेरा एक गलत इंप्रेशन भी जा सकता है सामने। अगर मैंने आंखें चुराई तो उसका मतलब है कि मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया सामने वाले। बट अगर मैं थोड़ा संकोच कर रही हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मेरी आंखों से ही पता चल जाएगा सामने वाले को कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाली हूँ या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तब कस्टमर को चांस मिल जाता है कि वो मुझ पे हावी हो। कस्टमर को पता चल जाता है कि ये बंदी कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके डिस्काउंट के लिए प्रेशर कर सकती हूँ, या मैं उसको बोल सकती हूँ कि मैं आपको ओनर को जानती हूँ, जबकि ओनर वहां पे बैठते नहीं है ना। तो इस तरीके से आई टू आई कॉन्टैक्ट का आपको पॉजिटिव भी इफेक्ट दिखेगा और नेगेटिव इफेक्ट भी दिखेगा। अभी फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ये जो चीजें हैं ये हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और हम स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये जितने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है ये हमको सेल्स के टाइम पे किस तरीके से हेल्प करते हैं, सेल्स स्टाफ को भी हेल्प करते हैं, प्लस हम कस्टमर रीड भी कर सकते हैं। कस्टमर रीडिंग जो है ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी जो कि होगा कल। ये हम हाल फिलहाल में सिर्फ सेल्स स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। पोस्चर, आपने देखा होगा काफी बार कि कोई कस्टमर के साथ डील कर रहा है, थोड़ा बहुत बात चल रही है, वो लोग आपस में कुछ बात करते रहते हैं कस्टमर अपनी फैमिली के साथ, और बंदा जो है ना वो पीछे वाली दीवार को ऐसे 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 लीन हो जाता है और एक पैर ऊपर चला जाता है और वो ठक 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 वो दीवार को थोड़ा से ऐसे, ये एक तरीके का जिस तरीके से आप कस्टमर के सामने खड़े रहते हैं। अगर आप कस्टमर को दिखाते वक्त टेबल पे खड़े हो और आप ऐसे लीन हो रहे हो तो वहां पे भी आपका पोस्चर समझ में आता है। हैप्टिक्स और टच में आपका आ गया, आप सामने वाले के साथ है ना, कितना डिस्टेंस रखते हो। अगर आप देखोगे तो काफी बार जो लेडी होती है, मतलब अगर गर्ल स्टाफ है वो अगर नेकलेस पहना रही है किसी को, किसी कस्टमर को, वो बहुत ही ज्यादा नजदीक चली जाती है। इयररिंग भी अगर उसको निकालना है, स्क्रू निकालना है, तो भी इन दोनों के बीच में का जो स्पेस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। काफी बार हम
ब्रेसलेट भी पहना देते हैं किसी को, कभी कभी जेंट्स पहना देते हैं, कभी कभी लेडीज पहना देते हैं जेंट्स को, तो ऐसा वैसा होता है। उस वक्त में भी आपको उस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले को गलत सिग्नल नहीं जाए। ये एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप बोलते कुछ नहीं हो, बट सामने वाला किस तरीके से ले उसका हम गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे मजेदार चीज है, जहाँ पे आपको 10 बार सोच कर उस तरीके से बिहेव करना पड़ता है। इसके बाद आया आपका जेस्चर। जेस्चर में भी आप किस तरीके से हाथ के इशारे करते हो। एनीथिंग बिलो अबव योर वेस्ट, कमर से ऊपरी तरफ जो कुछ भी आप मूवमेंट करते हो उसको हम जेस्चर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी, चाहे आप थम करो, चाहे आप ये करो, चाहे आप ऐसे करो, ये सारी चीजें जो है आपकी जेस्चर में है। पर्सनल स्पेस, अभी ऐसा समझो ना कि एक ओपन फ्लोर है, फ्लोर के अंदर की बात है और दो लोग बात कर रहे हैं, फ्लोर मैनेजर है और एक कस्टमर खड़ा है, मेल कस्टमर, चलो दोनों ही मेल है। दोनों ही मेल आपस में जब बात करते हैं ना, तो आपने देखा होगा एक तो मैनेजर जो रहेगा ना उसका हाथ फोल्डेड रहेगा या तो कमर के पीछे बंधा हुआ रहेगा, और वो है ना कस्टमर से एकदम जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा समझ लीजिए कि हाफ फीट का होगा, उससे ज्यादा नहीं, हाफ फीट का होगा। और या तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चीज वहां पे देनी है तो वो किसी कस्टमर को इतने नजदीक से पास होके चला जाएगा कि पर्सनल स्पेस नहीं रह जाता है। एक लाइन होती है किसी भी दो लोगों के बीच में, जब हम बात करते हैं तो वो एक पर्सनल स्पेस आपको रखना पड़ता है सामने वाले से, कि आपको उतना सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराए। बॉडी लैंग्वेज, हमने बोला था कि सबसे 5वां वाला जो है लास्ट वाला फिजिकल बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पैर तक जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो पूरा का पूरा पैकेज आपका हो गया बॉडी लैंग्वेज। इसमें आपका क्या आता है, हेड, सर की मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ द हेड, बैक टू फ्रंट, लेफ्ट टू राइट, साइड टू साइड, इंक्लूडिंग द शेकिंग ऑफ हेड। अभी मैं मूवमेंट की अगर बात करूं तो मुझे अगर हाँ बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी, घुंडी हिलाऊंगी ऊपर नीचे, राइट। हेड मूवमेंट जब मैं करती हूँ तो उसका मतलब होता है हाँ, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। हम जब स्टोर में रहते हैं तब हम किसी भी चीज को देखते हैं या कहीं से भी कोई आपसे कुछ सवाल करता है तो हम सिर्फ नॉड कर देते हैं, इसको नॉडिंग बोलते हैं। वो मूवमेंट भी आपका जेस्चर में आएगा। बैक टू फ्रंट की बात करें हम जब कभी भी लेफ्ट राइट भी करते हैं, कोई भी हेड की मूवमेंट जो है वो हम बॉडी लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं। हाँ, शेकिंग ऑफ हेड, इसमें एक बात है कि जब हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपके स्टोर में कोई ऐसी लेडी है जिसने बाल खुले रखे हैं, तो उसने अगर ऐसे किया या ऐसे भी किया तो भी ये एक गलत तरीके का कम्युनिकेशन हुआ। ये काफी बार ऐसे बाहर हम लोगों ने देखा है क्लाइंट्स के यहाँ पे कि जहाँ पे ऑलरेडी डिसिप्लिन नहीं है, ग्रूमिंग स्टाइल्स नहीं मेंटेन किया हुआ है, जो फॉलो नहीं करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चलो ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2-3 दिन में हम थोड़ा सा लीनियंसी दे देते हैं, चलेगा। अगर पोनी भी डाली है तो भी लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो पोनी को भी घुमाते रहते हैं, तो वो भी एक तरीके का आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, जो कि लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से कितनी सारी चीजें, आईब्रोज ऊपर नीचे हो गया, जैसे मैंने आपको बोला फ्राउनिंग, गुस्सा, मैं अगर गुस्सा करती हूँ तो मेरे आईब्रोज ऊपर चले जाएंगे। मैं अगर आंखों से इशारा कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट राइट देखूंगी। मतलब अगर मुझे बोलना है कि आप वहां पे जाओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे किसी स्टाफ को बोलना है कि वहां पे जाओ, तो आप सिर्फ आंखें उठाकर वहां करो, ना कि कैश काउंटर पर बैठ के आप जोर से आवाज दिलाओ। ये ट्रेनिंग इसीलिए है ताकि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझो, आप इसको पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल करो। इससे आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा और आपको आपके स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। कस्टमर सही टाइम पे आप जाने से पकड़ सकते हो। आपका सेल्स क्लोजर जो है तो उसका जो टाइमिंग है वो आपका कम हो जाएगा। इसको हम रीडिंग कहते हैं, ठीक है। कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, हम बोलते हैं ना कि हम कस्टमर पता ही नहीं चला, कभी कभी कस्टमर आते हैं दुकान में,
2 मिनट के लिए रुकते हैं, कुछ बोलते नहीं है, चले जाते वापस। क्या हो गया पता नहीं, कस्टमर पागल था, ऐसे ही आया था, देखा और चला गया। क्या हुआ उस वक्त में? कभी सोचा? ऐसे ही कोई किसी की दुकान में नहीं आता है बिना देखे बिना बात किए, ऐसे ही कोई चले नहीं जाए। कुछ ना कुछ तो हुआ वहां पे जिसकी वजह से वो कस्टमर 2 मिनट के लिए भी नहीं रुका। कुछ तो हुआ, कुछ तो उसको क्लिक किया और वो वहां से चला गया। आपने एक कस्टमर उस वक्त में गवाया, आपने आपका बिजनेस गवाया, क्योंकि ये इंस्टेंट डिसीजन सिर्फ एक ऐसा बंदा ले सकता है जिसको डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो बंदा सबसे इजीएस्ट सेल होता है आपका। 2 मिनट में जो बंदा बाहर चला जाता है, ये बंदा सबसे इजीएस्ट बंदा होता है आपको कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आता ही है उस चीज के लिए कि मुझे 5 मिनट में कुछ लेना है और निकल के जाना है। 2 मिनट सिलेक्शन को लगाएगा, 3 मिनट बिलिंग का, और 5वें मिनट में वो आपके स्टोर से बाहर। पर अगर उसने वहां पे आपके 2 मिनट, अपने 2 मिनट दिए हैं, वो वहां पे खड़ा है और वो चला गया है, उसका मतलब ये है कि उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, उसने आपके स्टोर में ऐसा कुछ देखा जो उसके दिमाग में हिट हुआ और वो वहां से निकल गया। इट इज वेरी सिंपल। तो ऐसे कस्टमर को हमने गवाया जो कि पोटेंशियल कस्टमर है, और उतना ही टाइम, मतलब जहाँ पे 5 मिनट आपको इन्वेस्ट करने थे, वहां पे आप आपका आधा 1 घंटा डाल डाल के एक कस्टमर को आप क्लोज करते। आईज हो गया, नोज, रिंकल एट द टॉप, फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। रिंकल एट द टॉप मतलब अगर कुछ नहीं पसंद आता है तो हम ऐसे जेस्चर करते हैं, अगर गुस्सा आता है तो हम नाक खुला लेते हैं। मतलब क्या कि बाबा अगर मुझे गुस्सा दिखाना है दूर से तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं कैश काउंटर से कि क्या कर रहे हैं। मैंने अगर नाक भी खुला लिया तो सामने वाले को पता चल जाता है कि मुझे गुस्सा है। सिंपल। तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो आप फ्लोर पे कर सकते हो। आप चिल्लाना फ्लोर पे नहीं कर सकते, गुस्सा आप फ्लोर पे नहीं कर सकते, पर ये जो नाक खिलाने की बात है, या आप गुस्सा दिखाने की बात है, या आईब्रो चढ़ाने की बात है, ये आप फ्लोर पे कर सकते हो ताकि सामने वाले को इंस्टेंट पता चले कि उसने कहीं ना कहीं तो गलती की है और उसको वही के वही रोकना है। स्माइलिंग, स्टैंडिंग, क्लपर, सिटिंग, ओपन, क्लोज, टाइट, ये सारी जो चीजें हैं लिप्स के अंदर, ये आपके स्टाफ में आपस में होती है जब वो कस्टमर्स करते हैं। मैंने कई बार देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है। ये सारी चीजें पीपीटी में इसलिए मेंशन की हुई है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की। ये कुछ भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हुआ है। ये हम लोगों ने देखा है कि कस्टमर के साथ अगर कोई कस्टमर कर रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे से कोई ना कोई चिढ़ाएगा, कोई ना कोई तो बात करेगा, कोई ना कोई तो इशारे करेगा। इस चीज में हम लोग माहिर रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना बाजू वाले को पता चलेगा कि मैं सामने वाले को चिढ़ा रही हूँ। ये चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। इससे क्या होता है, जो आपका रैपो बनता होता है कस्टमर के साथ, वो वहां पे ब्रेक हो जाता है, उन दोनों की मस्ती चलती रहती है और फोकस हटने की वजह से कस्टमर चलता जाता है। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, पर ये हमारे बिजनेस पे बहुत 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 गहरा इफेक्ट देती है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को बहुत ही माइन्यूटली फॉलो किया ना, तो आई कैन एश्योर बिजनेस ग्रोथ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखेगी। क्यों? आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लमेटिक एरिया कहाँ पे है, प्रॉब्लम करने वाले लोग कहाँ पे, और रेक्टिफिकेशन कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं हम, बट गया हुआ कस्टमर वापस नहीं ला सकते। तो उस वक्त में हम उस चीज को रोक सकते हैं। हमको हमारे स्टाफ को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीजें फ्लोर पे ना हो। टंग इन आउट रोल टिप करता है ना, हम कभी कभी ऐसे इशारे करते हैं, फ्लोर पे होते हैं, स्टाफ के बीच में भी होते हैं, और हम काफी बार ये समझ लेते हैं कि स्टाफ हमारा फैमिली है, स्टाफ के साथ हमने बहुत सारे साल बिताए हैं, हम उनको कैसे बोले, हम उनको बोलेंगे तो रोते हैं, लड़कियां हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। और अगर ब्रांड्स में इमोशनल अटैचमेंट रख के ये सारी काम किए होता ना, तो अभी तक ब्रांड नहीं बनते। हमने अभी तक इमोशनल अटैचमेंट रखी है, प्रोफेशनलिज्म नहीं लाया है, इसी वजह से हमने हमारी ग्रोथ का जो पेस है
वो थोड़ा स्लो कर रही है। हम भी ग्रो हो सकते हैं। हमने सिर्फ इमोशनल बेस पे बिजनेस किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ गुडविल पे बिजनेस किया है आज तक, हमने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पे बिजनेस किया है आज तक। अगर आप देखोगे ब्रांड्स कभी भी क्रेडिट पे काम नहीं करता है, हमको क्रेडिट पे काम करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि हमने आदत डाल रखी है ना, आदत क्यों डाल के रखी है? ये सारी चीजें जो है, ये छोटी छोटी है ना, सब एक साथ मिलके वो एक वजह बन जाती है कि हम क्रेडिट पे बिजनेस करना बंद नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से हमारा पैसा भी अटका है, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट पे है, पैसा अटका है, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली रोलिंग के लिए आपको पैसा चाहिए। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमको इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमको ये सारी चीजों पे लगाम डालनी पड़ेगी। जब ये सारी चीजें प्रोफेशनली आएंगी अपने ट्रैक पे, तो धीरे धीरे हम भी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे। जब हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज, body posture, the way you place your body and arms and legs in relation to each other and in relation to people. अभी एक्चुअली मैंने ये पूछना तो नहीं चाहिए, काफी बार हमारे जो कलीग्स हैं, मेरे कलीग्स जो हैं, जैसे कि आमी हो गई, श्वेता हो गई, ये सारे लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में बैठना है, डिसिप्लिन में बैठना है। ये क्यों बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते कि आप आपके बेस्ट अटायर में तैयार होकर आके बैठो। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप फॉर्मल्स में ही बैठो। नहीं, हमारा कहना ये होता है कि आप बॉडी पोस्चर में बैठो, ताकि हम जो कुछ भी आपको सिखा रहे हैं वो अच्छी तरीके से आप रिसीव कर पाओ। आपने देखा होगा, आपने काफी सारे ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, उनमें से 70% आपको ध्यान में रहा है ना? 30% आपने स्किप किया है, आपने लिखा तो है। अगर आप 1-1.5 महीने बाद वापस आप जाओगे, बुक ओपन करोगे, आपके ध्यान में नहीं रहेगा, गारंटी के साथ बोलते। 70% चीजें आपके ध्यान में रहेंगी, जो कि होगी की पॉइंट्स। अगर हमने वापस रीसेशन लिया और हमने आप लोगों को अनम्यूट करके पूछा ना, तो हर एक के पास से एक पॉइंट आएगी। आप कोई भी एक टॉपिक को एलैबोरेटली डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो एक तरीके की साइंस और सिंबल्स एक्सेप्ट करता है, जो कि है एनर्जी साइंस। जब हम बात करते हैं आर्म्स की, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरे ओपन आर्म्स है, राइट, ओपन आर्म्स है, मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ, इसकी वजह से मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। पर वही अगर मैंने हाथ क्लोज किया या मैंने मेरे पैर क्लोज करके रखे, क्रॉस रखते, तब कभी भी आप पैर क्रॉस रखते हो, हाथ क्रॉस रखते हो, इसका मतलब होता है आपका जो रिसेप्टिविटी लेवल होता है ब्रेन का, वो कम हो जाता है, आपका एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है। ये आपको पता नहीं चलता है। जैसे पलके झपकना इनवॉलंटरी एक्शन है, वैसे ही सेम जब आपकी कोई भी बॉडी पार्ट इस तरीके से होते हैं तो वो क्रॉस चले जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीजें क्यों। आवाज नहीं आ रही। अश्विनी मैम ऑडिबल नहीं हो। हेलो, हाँ, सुनाई दे? हेलो,
Yes, yes. ओके सॉरी, ये शायद वाईफाई बंद हो गया था अचानक से, यहाँ पे बारिश हो रही है। Fine. नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। ओके तो हम बात कर रहे थे पोस्चर के बारे में। बॉडी प्रॉक्सिमिटी, हमको सामने वाले के पास कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा वो भी हमने बात की थी। हमको दो लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है उसके बारे में बात कर रहे थे। और प्लस मैंने आपको ये भी बोला था कि कोई भी ट्रेनिंग में जब आप बैठते हो तो आपको एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना है, आपको सीधे क्यों बैठना है और आपको चौकड़ी मार के क्यों नहीं बैठना है। आप अगर चौकड़ी मार के बैठोगे किसी भी आपके बॉडी पार्ट में तो आपका रिसेप्टिविटी लेवल कम हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा सबसे ज्यादा हमसे सीखे, और हम जो आपको सिखा रहे हैं शायद वो आपके काम का नहीं लगे, पर शायद वो किसी और के काम का हो, तो शायद आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओ, हेल्प कर पाओ किसी की। बॉडी प्रॉक्सिमिटी के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो दो लोगों के बीच में के जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वो थोड़ा एडिक्वेट होना चाहिए, ताकि लोगों को फिजिकल डिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। 1 हैंड का डिस्टेंस होता है दो लोगों के बीच में, वो हमेशा मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो मेल टू मेल रहे, चाहे वो फीमेल और मेल के बीच में का रहे, ताकि एक जो रहता है ना, हम बोलते हैं डिसिप्लिन या हम बोलते हैं एक तरीका, वो होना चाहिए। 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का पूरा डिस्टेंस होना चाहिए। शोल्डर मूवमेंट्स अप एंड डाउन, हैंगिंग एंड हंच्ड। जब हम बोलते हैं कि आपको ये चीज पता है, मैंने अगर आपको पूछा कि बाबा आपको ये चीज पता है, तो आप क्या करोगे? नहीं पता, मुझे नहीं पता। या अगर मुझे आपको कुछ पूछना है तो आप, अगर आपको ध्यान नहीं देना है, आप बोलोगे आई एम लीस्ट बॉदर्ड, तब आप इस तरीके से बिहेव करोगे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये एक तरीका हो गया आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज का। आर्म प्लेसमेंट, अप डाउन, क्रॉस्ड एंड स्ट्रेट। जैसे मैंने आपको बोला कि बाबा आर्म्स इस तरीके से आपको नहीं रखना है, ये जो फोल्डेड होते हैं ये इस तरीके से नहीं होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेग एंड फीट प्लेसमेंट, स्ट्रेट, क्रॉस्ड, वेट प्लेसमेंट, फीट टुवर्ड्स स्पीकिंग पार्टनर और पॉइंटिंग एल्सवेयर, डैंगलिंग ऑफ शूज। आपने देखा है कभी कोई पैर के ऊपर पैर रखता है और वो टक 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 ऐसे हिलाता रहता है, कंटिन्यूअसली चालू रहता है। या तो फिर जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, बैठे उसके सामने, दोनों पैर ऐसे लंबे स्ट्रेच किए हुए हैं और पैर के ऊपर पैर, मतलब पैर सिर्फ जो एंकल्स है एक के ऊपर एक ऐसे रख के आराम से बैठ जाते हैं, हाथ फोल्ड करके और ऐसे बैठते हैं, सुनते रहते हो सामने वाले की। आपको ऐसा लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, है ना? और सामने वाले को भी ऐसा लगता है बंदा ऐसा बैठा है, मतलब मेरे बारे में मैं जो बोल रहा हूँ पूरा ध्यान है, पूरे ध्यान से सोच रहा है, और डेफिनेटली सोच के कुछ ना कुछ बोलेगा। बट ये जो चीज है, ये वो बंदे के दिमाग में ना उस वक्त में कुछ और ही चल रहा होता है, घर पे क्या चल रहेगा पता नहीं, अभी इसका कब खत्म होगा पता नहीं, अभी ये खत्म होने के बाद मेरे को इधर जाना है तो ये अभी मेरा कितना टाइम खाएगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं भूल सकते। तो ये जो चीजें है ये एक्चुअली इंडिकेट करती है कि सामने वाला आपको सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, और ना उसमें इंटरेस्ट है ये सारी बातों को जानने का। Hands and fingers gestures, how you hold and move your hands and fingers are particularly insightful in reading people. Hand gestures, अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये मेरे हैंड जेस्चर्स है। मतलब अगर मैं बोलूं कि गुड जॉब तो मैं सिर्फ ऐसे करूंगी, है ना? और अगर मुझे बोलना है कि तू फेल हो गया तो मैं ऐसे करूंगी। मुझे अगर किसी को चिढ़ाना है, अगर मुझे पता नहीं है बोलना है तो मैं ऐसे करूंगी, पर अगर मुझे बोलना है ठेंगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी ना। तो ये क्या हो गया, ये पूरा जेस्चर्स हो गया। तो ये सारी चीजें भी आपके जेस्चर में आती है। आप अगर देखोगे तो किसी किसी को आदत होती है, वो टेबल होता है ना, टेबल के ऊपर ऐसे 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 करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ चालू रहता है। वो बंदा इधर भी तबला बजाएगा, उधर भी तबला बजाएगा, कुछ ना कुछ उसका चलते रहता है। तो ये जो चीजें है ये इंडिकेट करता है कि बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, इसका मतलब है कि वो बंदे का आपके पास ध्यान नहीं है, उसको जल्दी जाना है, वो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ये अभी जो साथ में आया है ना, उसको अभी उठा के ये लेके जाने वाला है कि चल अपने को जाना है अभी। तो ऐसे लोगों को आपको कैसे हैंडल करना है ये हम अगले वाले सेक्शन में
देखेंगे, पर मैंने ये जेस्चर्स के बारे में बताया, आप भी सोचोगे हैंड और फिंगर के जेस्चर के बारे में ये मुझे बता रही है, तो क्यों? ये सारी छोटी छोटी चीजें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बॉस ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप आपका नॉन कन्वर्जन बदल सकते हो कन्वर्जन में। आपके जो एनपी कस्टमर्स जाते हैं वो क्यों जाते हैं, उनकी ये वजह है जो आगे हम सीखेंगे। ये तो जस्ट अभी ट्रेलर चल रहा है, असली पिक्चर बाकी है और जो होगी कल। ये हमारा बेसिक है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। handling and placement of objects, pen, paper, etc. The odd one out, technically not a body part, but objects. आपके ना स्टाफ्स में ही आपने देखा होगा कि कोई कोई बहुत मैथमेटिशियंस होते हैं ना, ये कैश काउंटर वाले होते हैं या ओल्ड वर्ल्ड वाले होते हैं, उनका ना वो जो पेन होता है वो कान के ऊपर रहता है, कान के ऊपर। या तो वो क्या करेगा, ऐसे या खड़े खड़े ना पेन को ऐसे 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 कंटिन्यूअसली घुमाते रहेगा, कंटिन्यूअसली हाथ में रहता है और वो कंटिन्यूअसली ऐसे 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 घुमाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है जब आप कस्टमर को अंडरस्टैंड करोगे। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये आपके अगले वाले सेशन में आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे थे। Body language is a form of non-verbal communication. Body language includes body movement, gestures, mannerisms, motions, and visual communication. Kinesis is the study of body movement. Body language can have multiple meanings. Improving your body language can change the way people respond to you. जैसे मैंने आपको बोला कि एक बंदा ऐसा है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है, तो उसका पर्सनालिटी कैसे रहेगा, वो आपके सामने ना ऐसे झुक के आएगा, ऐसे एकदम एकदम बेचारा। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना बेचारा बंदा है, ये क्या करे, ले नहीं ले, फिर आप कभी कभी तरस खा के उसको ले भी लेते हो। काफी बार ऐसा होता है कि नहीं, क्या कोई तो एक ऐसा कच्चा टिंबू होता है जिससे कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं होता है, बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं इस बंदे का, क्यों ऐसे करता है। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो बंदे में नॉलेज ही नहीं है, वो बंदे ने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कराया है। अगर आप आपके स्टाफ को डेवलप ही नहीं करोगे तो आप किस लेवल से, मतलब किस नजरिए से उसके पास से प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको उस बंदे को ग्रो करना है। हम बोलते हैं ना, डायमंड हमने माइन में से निकाला, रफ है, उसको जब तक पॉलिश नहीं करेंगे, पहलू नहीं डालेंगे, पॉलिशिंग पहलू डालने में उतना टाइम जाता है, उतना हमको डालना है, डेफिनेटली उसका आपको इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी बंदे को इम्प्रूव करने में डालनी चाहिए। ये कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो आपको समझ में आएगा कि 93% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, सिर्फ 7% आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर हम देखें तो बॉडी लैंग्वेज मेक्स अप 93% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। डिफरेंट स्टैंसेस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स में सेंड ऑफ ये डिफरेंट मैसेजेस टू द लिसनर। इसमें आपने देखा कि काफी सारे जो पोस्चर्स है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। कोई बोलता है मैं पहलवान हूँ, कोई बोलता है कि आई एम कॉन्फिडेंट, कोई बोलता है मैं सोच रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं आई एम द बॉस, कोई बोलेगा व्हाट इज द टाइम। ये सारी चीजें जो है ये आपकी बॉडी पोस्चर में आती है। कितने टाइप्स के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? पहला जो बॉडी लैंग्वेज है, दूसरा जो है वो जेस्चर है, तीसरा पोस्चर है, चौथा जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ह्यूमन बिहेवियर है, टच, ड्रेस एंड ग्रूमिंग, प्रोक्सिमिक्स है, साइंस एंड सिंबल्स है। हम कभी ब्रांडिंग देखते हैं ना, रास्ते पे जाते जाते मार्केटिंग के लिए काफी बार होर्डिंग्स देखते हैं। वो क्या हो गया, होर्डिंग्स पे हम देखते हैं 25% डिस्काउंट, नो मेकिंग चार्जेस, देखते हैं ना। वो भी एक तरीके का आपका कम्युनिकेशन ही है, जहाँ पे आपको हर एक बंदे को पकड़ पकड़ के बताना नहीं पड़ता है कि मेरे यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं। हमको सिर्फ ये बताना पड़ता है कि बाबा मेरे पास ये ऑफर चल रहा है, जो कि आपका होर्डिंग बोलेगा या आपका 10 कार्ड्स बोलेगा। आपके चार्ट्स, मैप्स एंड ग्राफ्स, हमने अभी थोड़ा पाई चार्ट देखा था, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि 35% ये रेशियो है वर्बल कम्युनिकेशन है, 65% आपका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो एक चार्ट है,
जब कभी भी हम बिजनेस को भी देखते हैं तो हम ग्रोथ देखते हैं ना, तो साल का सेल्स भी रहता है और उसमें कितनी ग्रोथ होती है वो भी हम एक चार्ट में डाल के देख लेते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा काफी बार कि जब हम सिग्नल पे खड़े रहते हैं, ग्रीन, रेड और येलो सिग्नल होते हैं, ये भी एक चीजों को कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। पोस्टर्स थिएटर पे तो आप देखते ही हो, कलर्स जैसे मैंने आपको बोला, आपने किसी भी टैग के ऊपर रेड कलर की टिकली लगाई है, इसको 40% डिस्काउंट है, ग्रीन कलर लगाई है 15% डिस्काउंट है, 10% है, तो आपने एक पर्टिकुलर कलर वो टैग के ऊपर लगा के रखा है। कम्युनिकेशन बाय साइलेंस। ऐसा हो सकता है कि चुप बैठने से भी कम्युनिकेशन होता है, खामोशी भी बोल देती है, होता है कभी, काफी बार होता है। तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीजों में ऑलरेडी हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। साइलेंस के बारे में ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी, जो कि होगा कल। तो आज हमने काफी कुछ कम्युनिकेशन के बारे में समझा, ग्रूमिंग के बारे में समझा, मार्केट के बारे में समझा और उसको सेल्स में किस तरीके से इफेक्टिवली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट में, प्लस स्टाफ के डेवलपमेंट में, प्लस हमारे लिए और प्लस हमारे पर्सनल लाइफ में हम इन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा है। आगे का काफी कुछ है वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है और आई थिंक आई एम डन विद माय ट्रेनिंग। इतना बोल के मैं क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे विचार आपने अच्छे से सुने, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वोट कीजिए प्लीज। थैंक यू। परेश भाई। Yes, thank you, Ashwini. थैंक यू सर। आपको अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। काफी कुछ आप लोगों ने अच्छी तरह से सेशन को अटेंड किया। काफी कुछ इंटरेस्टेड सेशन भी था। ये मतलब कि सेशन लंबा चलने वाला है, कल भी चलेगा, अगर कल भी खत्म नहीं हो रहा है तो परसों भी चलेगा। लेकिन हम एक अच्छे तरीके से आपको ये सिखाना चाहते हैं कि हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के साथ में कितने टूल्स जुड़े हुए हैं। ये सब टूल्स है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम आपको सिखा दें और आपको पता चले और आप करने लगे। यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है वो सब टूल्स है। टूल्स मतलब क्या होते हैं, तो कि एक इक्विपमेंट है, एक समझ है, वो समझ के को लेके अगर आप साथ में काम करते हो तो जरूरत पड़ने पे वो समझ आपको सही टाइम पे उपयोगी होती है, काम में आती है। और जब वो समझ आपके साथ रहती है तो आप एक सही अंदाज से काम कर सकते हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट माइंड। जैसे हेडवे बिजनेस कंसल्टिंग करता है, बिजनेस को डेवलप करता है। मेरे साथ बहुत सारे हिंदुस्तान में ज्वेलर जुड़े हुए और वो सभी ज्वेलरों के साथ में कंसल्टिंग करता हूँ, सभी ज्वेलर के ऑनर के साथ में कंसल्टिंग करता हूँ, बिजनेस मेंटरिंग करता हूँ। तो एक तरीके से मैं वो सब चीज बिजनेसमैन को सिखाता हूँ, बिजनेस ऑनर को सिखाता हूँ, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ, एक अच्छे लेवल पे उसके बिजनेस को लेके जा रहा हूँ। तो वहां पे वो सब चीज, वो सक्सेस तब मिलेगी उसको कि आप उसके साथ जुड़े हुए, मतलब उसकी जो टीम है उसके साथ जुड़ी हुई है। और वो टीम अगर नॉलेजेबल है, उसके पास कुछ सपोर्टिव एक्शंस है, तो मतलब कि वो टीम के साथ रह के वो ग्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए सचिन काफी नहीं है। अगर सचिन को कैप्टन बनाने से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। अगर मुझे वर्ल्ड कप जीतना है और मैं सचिन को कैप्टन बना दूं तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वर्ल्ड कप लेके आऊंगा। पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है, तो कि उसके साथ जो जुड़ी हुई टीम है वो एक तरीके से काम करेगी, उसका पूरा नॉलेज उसके साथ रहेगा, पूरा एक टीम स्पिरिट साथ में रहेगा, तभी जाके वो वर्ल्ड कप अपने पास आ सकता है। सचिन नहीं जीतेगा, टीम जीतेगी। इसी तरह से ये जो ज्वेलर्स है, ज्वेलर के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसकी एक टीम है। आप लोगों के पास एक सही अंदाज में नॉलेज है और वो नॉलेज को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ये नॉलेज आपको सिखाया जा रहा है, तो काफी कुछ चीज है जो आपके अंदर बदलाव ला सकती है और उससे आपको मतलब कि समझना है, सुनना है।
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई मेरी टीम में से सभी अलग अलग ट्रेनर आके आपको अच्छी अच्छी सी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको भी ट्रेनर बनना चाहिए। चलो हम आपको भी ट्रेनर बनाने का वादा करते हैं। आपको ट्रेनर बनना है, आप हमें बोलिए, आपको मैं ट्रेनर बनाऊंगा। ट्रेनर बनके आपको आपके बिजनेस में रहे आपके स्टाफ को ट्रेन करना है, आपके साथ जुड़ी टीम को ट्रेन करना है। तो आपको अगर ट्रेनर बनना है, आप ट्रेनर बनो और आपकी टीम के अंदर रह के आप अपनी टीम को ट्रेन करो, तो आपकी टीम बढ़िया बनेगी। आपके साथ रहने वाले सब, काम करने वाले सब, उसकी जो एक क्वालिटी है वो क्वालिटी बेस्ट बनेगी। तो आप लोग भी ट्रेनर बनो, आप भी अच्छी नॉलेज के साथ में, कुछ ऐसे अंदाज के साथ में आप अपने बिजनेस में, अपने शोरूम के अंदर कुछ ऐसे काम करो कि आपके साथ रही टीम भी आपको पसंद करे। तो यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूंगा, जो हर रोज की तरह हम ये ट्रेनिंग के, आज के दिन की जो ट्रेनिंग हुई है उसका एक पोलिंग करेंगे। आप सबको उसके पोलिंग के आंसर देने हैं, और बाकी आज जो बची हुई ट्रेनिंग है वो कल से कंटिन्यू वापिस होगी। कल से शार्प 4:10 पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी मतलब अगर लेट आओगे तो आप उतना मिस करोगे, तो आप टाइम पे आ जाना। तो यहाँ पे मैं आपको एक पोलिंग दे रहा हूँ, वो पोलिंग आप देख लो, और आपको पता है किस तरह से वोट करना है। तो आपके सामने पोलिंग स्टार्ट हो गया है और 1 मिनट का टाइम है आपके पास। वेरी नाइस, काफी अच्छा पोलिंग हो रहा है। 75 तक वोट हो गए हैं, 75, 77, गुड गुड, काफी अच्छी वोटिंग हो रही है। 79% तक हुआ है, अभी कोई बाकी है? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड, अच्छा चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आपके पास 10 सेकंड है और भी। एटी 85% हो गया है। यहाँ पे हम अपना पोलिंग जो है वो एंड करते हैं, और आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट में लेके आ रहा हूँ। आप सब लोग देखोगे रिजल्ट को, काफी अच्छा रिजल्ट है। 57% इज एक्सीलेंट, 32% इज वेरी गुड, 10% इज गुड, एंड 2% इज एवरेज, और 1% इज पुअर। वेरी नाइस। मतलब कि मुझे हर बार ये अच्छा लगता है कि कोई मुझे एक पुअर कह के बताता है कि कुछ ट्रेनिंग में और भी अच्छा करना है। और मैं हर बार बोलूंगा कि हमारे वेल विशर्स जो होते हैं वो कुछ और भी अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, तो वो कुछ हमें सुझाव करते हैं। तो आपके अच्छे फीडबैक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और आपका आज का जो भी ट्रेनिंग सेशन रहा वो काफी कुछ आपको यूजफुल रहेगा, और कल भी उससे भी बेटर हम कुछ अच्छे नॉलेज के साथ में आपके साथ में वापस जुड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, और टाइमली हम अपना ये सेशन खत्म करेंगे तो अपना एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। तो मैं सबको आज के दिन के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए शुभकामना करता हूँ। और आपको कल एक ड्रीम लेके आना है कि हमें भी ट्रेनर बनना है। तो आप सब लोग ट्रेनर बनोगे तो आप अपने साथ अपने बिजनेस को भी एक अच्छी तरह से ट्रेन करोगे, और वो बिजनेस है वो एक अच्छा लेवल क्रिएट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, सबका धन्यवाद। कल के लिए हम विराम करते हैं और कल वापस हम मिलते हैं। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू ऑल माय हेडवेट विंग, thank you very much. Sir.